हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर, अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हैं क्लास 10th का एक अध्याय, जिसको अपन कंटिन्यू पिछले 5 वीडियो से पढ़ रहे थे। ठीक है, और पढ़ते हुए बहुत ही हमें जानकारी मिल रही है कि हमारे देश में कैसे कैसे वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजें की हैं। तो हमारे इस अध्याय का नाम अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। भारतीय वैज्ञानिक जिनका जीवन परिचय एवं उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, ये अध्याय का पार्ट 6 है, छठा पार्ट है, और अब तक हमने 7 वैज्ञानिकों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और आज हम हमारे देश के गौरव राष्ट्रपति रह चुके एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम से भी, और सबके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, उनका जिस तरीके का जीवन रहा है। तो चलो आज अपन पढ़ते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम। देखिए, शुरू करते हैं आज अपन इसको। अब देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जो पूरा नाम था, ये जो APJ अब्दुल कलाम है, APJ जो इनका नाम है, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलैब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलैब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इनका APJ अब्दुल कलाम पूरा नाम याद रखना। 1 नंबर के सवाल में, छोटे सवाल में ये पूछा गया है। दूसरी चीज, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनका जो जन्म था 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? एक कस्बा है धनुषकोडी कस्बा, रामेश्वर जिले के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। नाम था APJ अब्दुल कलाम। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलैब्दीन। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलैब्दीन। तो इनका जो P है वो इनके पापा के, पिताजी के नाम को दर्शाता है। माता का नाम आस्यमा था। माता का नाम आस्यमा था। अय्या हुर्रे सोलोमन इनके प्रेरणा स्रोत बने। इस महान वैज्ञानिक ने भी किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेरणा ली है। आज ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इनको देखकर हम सीखते हैं, इनके बारे में पढ़कर हम अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली होगी, कहीं ना कहीं से इन्होंने भी किसी को अपना आदर्श माना होगा। तो इनके जो आदर्श थे जिनके, तो वो थे अय्या हुर्रे सोलोमन। अय्या हुर्रे सोलोमन नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अंडरलाइन इसको इंपोर्टेंट करना। 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। अब्दुल कलाम के प्रेरणा स्रोत का क्या नाम था? तो अब्दुल कलाम के प्रेरणा स्रोत का नाम था अय्या हुर्रे। क्या नाम था? अय्या हुर्रे। अय्या हुर्रे सोलोमन। अब अय्या हुर्रे सोलोमन से वो प्रभावित थे और वो उनके साथ रहने लगे। अय्या हुर्रे सोलोमन के साथ अब्दुल कलाम रहने लगे और उनके साथ पढ़ने लगे। ठीक है, अपना अध्ययन जारी रखा। उनके अंडर में काम करके। देखिए, तब सोलोमन, उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने गुरु मंत्र दिया, यानी एक बात उन्हें कही
उस बात को हमें भी हमारे जीवन में उतारना चाहिए। वो बात कही, ऐसी बात क्या थी? सवाल बन सकता है कि सोलोमन का गुरु मंत्र क्या था, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सोलोमन ने अय्या सोलोमन ने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बात कही जिससे उनका जीवन परिवर्तन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो अय्या सोलोमन ने कहा था उनको कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। सोलोमन ने कहा कि तुझे अगर जीवन में सफलता पानी है तो 3 बातें तुझे हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, और उन 3 बातों की हमारे जीवन में, तेरे जीवन में बहुत ही जरूरत है। कौन कौन सी? एक तो पहली इच्छा शक्ति, दूसरी है आस्था, और तीसरी है उम्मीद। पहली है इच्छा शक्ति। कुछ भी करने की हमारे अंदर होनी चाहिए क्या? इच्छा। अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी तो हम क्या करें? जैसे हमारा खाने खाने की इच्छा ही नहीं है तो हम क्या खा पाएंगे? ढंग से नहीं खा पाएंगे। ठीक है। उसी तरह यदि हमारे अंदर कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम उस काम को कैसे कर सकते? दूसरी चीज उन्होंने बताई आस्था के बारे में, यानी विश्वास के बारे में। खुद पर विश्वास होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। सोलोमन ने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि तू कोई काम नहीं कर सकता जब तक तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं वो काम कर सकता हूं। तू जब तक उस काम को नहीं कर सकता जब तक तुझे खुद को विश्वास नहीं होगा कि तू ये काम कर सकता है। ये सोलोमन ने कहा था। अर्थात आस्था, खुद पर विश्वास होना जरूरी है, और उम्मीद तो सबसे बड़ी चीज अपन कह सकते हैं। खुद पर विश्वास के बाद उम्मीद सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि अब यदि उम्मीद है, उम्मीद पर ही जिंदगी कायम है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। उम्मीद पर तो जिंदगी कायम है, ऐसा कहा जाता है। यानी अर्थात उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद है हमें कि हम 70, 80, 90, 99 या 100% बना सकते हैं। ये हमारी उम्मीद है। उम्मीद के हिसाब से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लेकिन उम्मीद सिर्फ खोखली उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मुझे उम्मीद है मेरे 100 में से 95 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद तब पूरी होती है जब उम्मीद को पूरी करने के लिए क्या कोशिश की जाती है। अगर बैठे बैठे ही ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, मौज करूंगा, एग्जाम दे के आ जाऊंगा, 99 या 100% बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। आप उम्मीद से भी कुछ नहीं होगा। उम्मीद के साथ आपकी इच्छा शक्ति और विश्वास होना चाहिए खुद पर कि हाँ ये मैं कर सकता हूं और ये मैं करूंगा। दूसरी चीज फिर हार्ड वर्क, सबसे बड़ा कठोर मेहनत की जरूरत होती है, तपना पड़ता है, तब जाके कहीं यहाँ पहुंचते हैं। ये कलाम के जीवन के आधार बने। ये जो इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद, 3 वर्ड जो गुरु मंत्र के रूप में उन्होंने सोलोमन ने एपीजे अब्दुल कलाम को दिए थे, ये उनके जीवन के आधार बन गए। ये उनके जीवन के क्या बने? आधार बने। देखिए आगे 1962 में 1962 में प्रोफेसर मेनन कलाम की लगन व मेहनत को देखकर, प्रोफेसर मेनन नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर मेनन कलाम की लगन व मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखो इसको, ले गए। प्रोफेसर मेनन 1962 में, यानी जब ये 31 साल की उम्र में थे, तब प्रोफेसर एमजी मेनन थे एक, जिन्होंने क्या किया, कलाम को देखा और उनकी लगन और मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बहुत प्रभावित होने के बाद वो उन्हें कहां ले गए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो। यानी उनकी मेहनत, उनकी लगन को देखकर भारत में जो अंतरिक्ष से संबंधित अध्ययन, ग्रहों, उपग्रहों, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इन सब से संबंधित, अन्य सभी ग्रहों से संबंधित अध्ययन के लिए भारत में
एक संस्थान कार्य करता है, एक संघ कार्य करता है, एक यूनिट कार्य करती है, वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। वहां लेके गए एमजी मैनन एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, उन्होंने पहचाना है अब्दुल कलाम के हुनर को, उनकी हार्डवर्क को। ठीक है, और उन्होंने समझा कि इस बंदे की जरूरत, अब्दुल कलाम की जरूरत यहाँ नहीं, एक इसरो में है, इसका दिमाग है, इसके अंदर सब कुछ है, तो इसको इसरो में होना चाहिए। ठीक है, तो एमजी मैनन कलाम को लेकर 1962 में कहा गए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में लेकर गए। देखिए सवाल यहां बनता है कि इसरो का पूरा नाम, इसरो का पूरा नाम, तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, या इंडियन, इंग्लिश में कहे तो इंडियन स्पेस रिसर्च, बट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का पूरा नाम है, इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नाम से जाना जाता है, जहां कलाम को एमजी मैनन लेके आए थे। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे, भारत का पहला रॉकेट का क्या नाम था, नाइक अपाचे, छोड़ा। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम। जब एपीजे अब्दुल कलाम 1962 में ज्वाइन हुए इसरो से, तब भारत की तकनीकी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। बहुत जल्दी जल्दी वो मिसाइल के रॉकेट का निर्माण कर लेते थे, लेकिन उन रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के पास खुद की मशीन नहीं थी, तकनीक नहीं थी। मशीनें थी तो भी उनको संचालन करना नहीं आता था, चलाना नहीं आता था। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नासा अमेरिका में गए। नासा अमेरिका में एक, जैसे भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है, वैसे अमेरिका में नासा है। ठीक है, वहां भी अमेरिका द्वारा बहुत अंतरिक्ष की खोजबीन अध्ययन किया जाता है। नासा में गए और नासा से जाकर उन्होंने क्या किया, रॉकेट को प्रक्षेपण कैसे छोड़ा जाता है कि तकनीक का प्रशिक्षण लिया, यानी वहां अध्ययन किया, सीखा वहां जाकर कि रॉकेट को कैसे छोड़ा जाता है। और सीख कर वापस भारत में आकर उन्होंने भारत का पहला मिसाइल लॉन्च किया, पहला मिसाइल का प्रक्षेपण किया, छोड़ा। उस मिसाइल का नाम क्या था? नाइक अपाचे नाम था। उस मिसाइल का क्या नाम था? नाइक अपाचे नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ 2 सवाल एक साथ बनते हैं, 2 से 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि कलाम ने जो रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी कहां से सीखी। पहला सवाल तो ये बनता है कि जो कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक कहां सीखी, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि भारत का पहला रॉकेट का नाम क्या था। तो पहले रॉकेट का नाम था नाइक अपाचे, नाइक अपाचे नाम था। और तीसरा सवाल इसमें बनता है कि पहला रॉकेट भारत के किस वैज्ञानिक के निरीक्षण में, प्रशिक्षण में, प्रबंधन में छोड़ा गया था। तो पहला रॉकेट नाइक अपाचे था, जो किसके, अब्दुल कलाम के प्रक्षेपण में
छोड़ा गया था। इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रबंधक बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे एसएलवी क्या है? तो एसएलवी का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग वेपन। सैटेलाइट लॉन्चिंग वेपन परियोजना, यानी सैटेलाइट यानी उपग्रह। जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनको कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उनको छोड़ने का जो वेपन हथियार होता है, रॉकेट, उसकी एक परियोजना बनाई गई। और उस परियोजना के अंतर्गत भारत के चारों तरफ निरीक्षण करने वाले कई उपग्रह छोड़े गए थे। उन उपग्रह को छोड़ने की एक परियोजना थी एसएलवी परियोजना, जो भारत में सभी छोड़े जाने वाले, भारत से छोड़े जाने वाले जो रॉकेट थे, जो उपग्रह थे, उनका निरीक्षण करती थी, उनके बारे में ध्यान रखती थी कि कौन सा कब छोड़ा गया, ठीक है, क्या कार्य करने के लिए छोड़ा गया, कौन सा रॉकेट भारत का मौसम के बारे में बताने के लिए था, कौन सा आसपास की देशों पर निगरानी रखने के लिए था, कौन सा किस लिए कार्य था, ये सब ध्यान में रखा था। तो उस एसएलवी परियोजना जिसके द्वारा रॉकेटों को छोड़ा जाता था, सैटेलाइटों को ले जाए छोड़ा जाता था, उस एसएलवी परियोजना का प्रबंधक किसे बनाया गया था? हमारे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। नेक्स्ट, कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ये कलाम ने क्या किया? देखो, कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं प्रशिक्षण किया। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम के तहत कौन कौन से मिसाइलों को छोड़ा था, सवाल पूछा जा सकता है। किन किन मिसाइलों को बनवाया था वैज्ञानिकों द्वारा, उनके निर्देशित या अर्थात उन्हें कह सकते हैं उनके अंडर में ये जो काम किए गए मिसाइल बनाने के, और फिर उनको छोड़ा गया, तो वो कौन कौन से मिसाइल थे जिनका छोड़ा गया था? तो अग्नि, उनके अंडर में रहते हुए इस अग्नि का निर्माण हुआ और छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश इंपॉर्टेंट है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश, चारों ही इंपॉर्टेंट। 1998 में पोखरण में किए गए परीक्षण का नेतृत्व किया। 1998 में पोखरण में किए गए परीक्षण का नेतृत्व किया। पोखरण से मैंने आपको एक चीज पहले यहाँ पर बता दी है, आज से 10 दिन पहले, शायद 10 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था पोखरण के बारे में। पोखरण देखिए क्या होता है। पोखरण में किसका परीक्षण किया गया था? पोखरण में भारत का पहला परमाणु बम या परमाणु विस्फोट किया गया था, यानी परमाणु बम बनाया गया था भारत में, लेकिन उसका प्रशिक्षण करना था, अर्थात उसका परीक्षण अभी करना बाकी था। क्योंकि परमाणु बम तो भारत ने बना लिया, बाहरी टेक्निक से सब कुछ है, लेकिन वो सही बना या नहीं बना उसका परीक्षण नहीं हुआ था, उसका टेस्ट करना था। और टेस्ट करने के लिए परमाणु बम बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत ही ताकतवर है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, इसकी ताकत के बारे में बता दूं। जब अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का विस्फोट किया था, इसका उपयोग किया था परमाणु बम का तृतीय विश्व युद्ध में, तो जापान के 2 शहर को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था।
वो कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। वहां इन्होंने बम विस्फोट किया, परमाणु बम छोड़े, और उस परमाणु बम के विस्फोट से इतना हलचल हुई कि वो पूरा शहर तहस नहस हो गए दोनों, कुछ नहीं बचा वहां पर। और उस परमाणु बम से कई सारी हानिकारक रेडिएशन विकिरणें किरणें निकलती हैं जो बहुत ही हानिकारक हैं। इनके बारे में हिरोशिमा और नागासाकी के इन किरणों का असर आज भी देखने को मिलता है कि जापान में इन दो शहरों के आसपास रहने वाले या शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, आज भी क्या होते हैं? विकलांग पैदा होते हैं। आज भी विकलांग पैदा होते हैं। आज भी विकलांग पैदा होते हैं। देखिए आगे। तो इस परमाणु बम का भारत ने भी परमाणु बम बनाया और किसी की अटैक करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संघ ने अमेरिका द्वारा परमाणु बम उपयोग में लेने के बाद, यूज करने के बाद क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप इसका प्रयोग कभी किसी युद्ध में नहीं करें। युद्ध के लिए परमाणु बमों का उपयोग नहीं किया जा सकता। आप परमाणु बम का उपयोग किस लिए कर सकते हैं? आप परमाणु बमों का उपयोग अपनी शांति बनाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, किसी की हानि के लिए नहीं कर सकते। इस परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? 1998 में पोखरण में किया गया था, और उसका नेतृत्व किया था किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। पोखरण में क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत ही हानिकारक, ये जब विस्फोट होता है तो परमाणु बम से बहुत ही हानिकारक क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं। और अगर अपन यहीं कहीं आसपास कर लेते, आसपास जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस विकिरणों से उल्टा प्रभाव हो सकता था, हमारे जान माल की हानि हो सकती थी। इसीलिए पोखरण में जब 1998 में किया गया तो वहाँ की जो थोड़े रेगिस्तानी जमीन है वहाँ ले जाकर किया गया और वो परीक्षण हुआ। और उस परीक्षण, परमाणु परीक्षण का नाम भी रखा गया था बुद्धा मुस्कुराया। यह उनका नाम, ये परीक्षण का नाम रखा गया था। इन्होंने अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी कई मिसाइलें बनाई और छोड़ी। नासा से मिसाइल परीक्षण की तकनीक सीख के आए। इतने सारे मिसाइल और रॉकेट के क्षेत्र में काम करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? भारत का ही क्या, पूरे दुनिया का मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों के बारे में, रॉकेट के बारे में क्या किया है? अध्ययन किया है, रॉकेट के बारे में ही जाना। आगे देखिए, 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ऐसा पूछा जा सकता है कि वे कौन से वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो वो वैज्ञानिक थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। अब अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया 1981 में भारत का पद्म भूषण अवार्ड से, पद्म विभूषण अवार्ड से 1990 को, और भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा पुरस्कार है 1947 में, सॉरी 97 में, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाद में मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग में हृदय गति रुकने से भाषण देते। 27 जुलाई 1915, आज से 6 साल पहले शिलांग में जब एपीजे अब्दुल कलाम भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते हुए उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया, हृदय का दौरा पड़ा और उनकी सांस अचानक रुक गई। और भारत ने,
हमारे एक होनहार वैज्ञानिक को खो दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भाषण देते हुए इनके क्या हो गए, मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा इससे ही, ठीक है। इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज है एक बार फिर से देख देते हैं। पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931, ठीक है। इनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो अय्या हुरे सोलोमन थे। अय्या हुरे सोलोमन ने उन्हें कौन सी लाइनें दी, कौन से वाक्यांश दिए, या कह सकते हैं कौन से अय्या हुरे या कलाम के जीवन के मुख्य आधार क्या था, कौन सी लाइनें मुख्य आधार बनी, तो 3 मुख्य बातों के बारे में बताया था सोलोमन ने। अय्या हुरे सोलोमन ने क्या बताया था? इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद के बारे में बताया था। देखिए फिर इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के में ले जाने का कार्य किसने किया था? एमजी मैनन ने किया, ठीक है। कलाम ने नासा से रॉकेट का प्रक्षेपण प्रशिक्षण तकनीक का कहां से सीखी थी? तो नासा अमेरिका से सीखी थी। और भारत का पहला रॉकेट कौन था? रॉकेट का क्या नाम था? नाइक अपाचे नाम था, जिसको छोड़ा गया था। कलाम के द्वारा ही अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलें छोड़ी गई। जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, वो भी पोखरण में हुआ था, और उसका नेतृत्व किया था किसने? मिसाइल मैन ने, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने। 1981 को उन्हें पद्म भूषण, 1990 को उनको पद्म विभूषण और 1997 को भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ, भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भाषण देते हुए इनके क्या हो गए? मृत्यु हो गई। तो ये था हमारे आज के वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो देखिए, उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है मैंने आज आपको समझ में आया होगा। इसी वैज्ञानिक के साथ ही हमारा 8वें वैज्ञानिक थे जो हमारे कोर्स में थे, और इसी वैज्ञानिक के साथ आज हमारा क्लास 10 का अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां खत्म होता है। आने वाली क्लास में हम एक नया अध्याय लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया ही होगा आपको। थैंक यू।